नमस्कार। आपका मैथ्स साइंस एकेडमी यूट्यूब शैक्षिक चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वो है फिजिक्स में, लाइट में, भौतिकी में, प्रकाश में हमको सौर स्पेक्ट्रम और फ्रॉम ऊपर रेखाएं, ये विषय वस्तु उपस्थित हुए हैं लेकर। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें जानकारी देना चाहता हूँ जो सामान्यतः होना चाहिए। वो ये है कि स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़े थे शुद्ध, अशुद्ध, वास्तविक और आभासी। शुद्ध मतलब जिसमें सभी सातों रंग जो श्वेत प्रकाश के साथ अवयवी रंग है वो अलग अलग प्राप्त हो, वो शुद्ध स्पेक्ट्रम। जो पर्दे पर प्राप्त हो वो वास्तविक स्पेक्ट्रम। जिसमें रंग आपस में मिल गए हो वो अशुद्ध स्पेक्ट्रम। जो पर्दे पर प्राप्त ना हो वो आभासी स्पेक्ट्रम। ये तो अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है स्पेक्ट्रम के दो प्रकार, उत्सर्जन और अवशोषण। ध्यान देंगे आप, इसको पढ़े बिना इसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें आपसे बार बार हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुने आप। कुछ वस्तुओं को गर्म करने पर, वस्तु को जब गर्म करते हैं तो वो पहली अवस्था कहलाती है ताप दीप्त अवस्था। वस्तु थोड़ा सा गर्म हो और वो अपने कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अपने में से गर्म करने पर कुछ विशेष रंगों का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर वो अपने में से कुछ रंगों का उत्सर्जन करते हैं। उन उत्सर्जित रंगों से जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? तो पदार्थ को गर्म करने पर उसमें से उत्सर्जित होने वाले रंगों से बनने वाला स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मतलब से मोमबत्ती की लौ हो गई, आपने लोहे को गर्म किया, रक्त तप्त होता है, लाल रंग हो जाता, और गर्म करो तो श्वेत तप्त हो जाता, सफेद हो जाता। पहले लोहा काला सा दिखता है, गर्म करोगे तो लाल हो जाएगा, और गर्म करोगे तो श्वेत हो जाएगा। वैसे ही कार्बन आर्क है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, सोडियम है। ठीक है ना? सोडियम में से पीले रंग की दो किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो पदार्थ अपने में से गर्म करने पर जिन रंगों का उत्सर्जन करता है उन उत्सर्जित रंगों से बनने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, सतत, रैखिक और बैंड। जो मैंने आपको शुरू में नाम लिए, मोमबत्ती की लौ, कार्बन आर्क, श्वेत तप्त, लोहा, ये सतत स्पेक्ट्रम बनाते हैं। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें सातों रंग लगातार प्राप्त हो। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यानी एक रंग खत्म नहीं हुआ कि दूसरा चालू, दूसरा खत्म नहीं हुआ कि तीसरा चालू। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें रंग, ऐसा वर्णक्रम जिसमें रंग लगातार प्राप्त होते हैं उसे सतत या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक के बाद एक रंग रहते हैं। दूसरा है रैखिक स्पेक्ट्रम, इसको परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जब पदार्थ को गर्म करो और वो परमाणुओं में बदल जाए, मतलब उसकी अवस्था परमाणविक अवस्था हो। जब किसी पदार्थ को हम गर्म करें तो उसकी तापदीप्त अवस्था में वो परमाणु के रूप में हो, परमाणु अवस्था में हो। उस समय हमको क्या होता है, काली पृष्ठभूमि पर पतली पतली चमकीली पट्टी प्राप्त होती है। ये काली पृष्ठभूमि है, इस पर ये पतली पतली चमकीली पट्टी प्राप्त होती है जो अलग अलग रंगों की होती है। तो काली पृष्ठभूमि पर अलग अलग रंगों की पतली पतली चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा नाम है परमाणविक स्पेक्ट्रम, जो कि इस समय पदार्थ परमाणु अवस्था में होता है। तीसरा आया बैंड स्पेक्ट्रम। काली पृष्ठभूमि पर ये चौड़ी चौड़ी चमकीली पट्टी प्राप्त हुई अलग अलग रंगों की। काली पृष्ठभूमि पर अलग अलग रंगों की चौड़ी चौड़ी चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त हुई तो इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये पदार्थ तब बनाता है जब उसको गर्म करने पर उसका छोटे से छोटा कण अणु होता है, यानी वो आणविक अवस्था में होता है। तो ये परमाणविक स्पेक्ट्रम, ये आणविक स्पेक्ट्रम हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए आप। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक सिद्धांत
सिद्धांत है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो पदार्थ जिन रंगों का गर्म कर उच्च ताप पर, कोई भी पदार्थ उच्च ताप पर जिन रंगों का उत्सर्जन करता है, निम्न ताप पर उन्हीं रंगों का अवशोषण कर लेता है। कोई भी पदार्थ उच्च ताप पर जिन रंगों का अवशोषण करता है, निम्न ताप पर उन्हीं रंगों का अवशोषण करता है। उच्च ताप पर उत्सर्जन किया, निम्न ताप पर उन्हीं रंगों का अवशोषण कर लिया। तो अवशोषित रंगों के जगह पर काली काली पट्टियां मिलने लगती हैं, काला काले रंग की लाइनें मिलने लगती हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे सोडियम पीले रंग की किरण का उत्सर्जन करता है जब सोडियम को गर्म करो। और यदि सोडियम जैसे है, सोडियम को आपने गर्म किया, पीले रंग का उत्सर्जन किया, अब आपने ठंडा सोडियम ले लिया, सोडियम ठंडा ले लिया और इस पर 7 रंग भेजे, तो 7 में से बाकी रंग तो मिलेंगे, पीले रंग की जगह पर काली पट्टी प्राप्त होगी। तो जो सोडियम है वो पीले रंग का उत्सर्जन करता है जब वह गर्म होता है, जब वो उच्च ताप पर होता है। जब वो निम्न ताप पर होता है और उस पर 7 रंग आपतित कराते हैं, तो उसमें जब निकल के 7 रंग बाहर जाते हैं तो पीले रंग की जगह पर काले रंग की पट्टी मिलती है। मतलब उसने निम्न ताप पर उसी पीले रंग का अवशोषण कर लिया जो उच्च ताप पर उत्सर्जित कर रहा था। तो अवशोषित रंगों के स्थान पर काले रंग की पट्टी मिलती है, उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतना आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब अपन अपनी बात पर आ जाए, जो हम पढ़ना चाहते हैं, सौर स्पेक्ट्रम और फ्राउनहोफर रेखाएं। सूर्य कैसा होता है? सूर्य के 3 भाग, बीच के भाग को नाभिक कहते हैं, उसके बाद के भाग को फोटोमंडल कहते हैं और सबसे बाहरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। न्यूक्लियस, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, इसमें मैंने सब चीज डिटेल में लिखी है। नाभिक का ताप सबसे ज्यादा होता है, 2 × 10⁷ डिग्री केल्विन। इसकी चौड़ाई होती है फोटोमंडल की 800 से 1600 किलोमीटर और वर्णमंडल की चौड़ाई होती है 8000 से 16000 किलोमीटर। इस बात को आप समझेंगे कि यहाँ मतलब सूर्य में भले ही 3 भाग हों, लेकिन सभी में क्या है? धातुओं की वाष्प और गैसों का मिश्रण भरा होता है। जो पृथ्वी पर धातु मिलती है, जो पृथ्वी पर गैसें हैं, वही सूर्य के अंदर भी है। लेकिन सूर्य का ताप ज्यादा होने के कारण वो धातु पहले पिघल गई और फिर वाष्प में बदल गई। तो सूर्य का ताप ज्यादा होने के कारण धातुओं की वाष्प होती है पूरे में और गैसों का मिश्रण होता है, वही जो पृथ्वी पर है। लेकिन यहाँ उच्च ताप पर होने के कारण वो वाष्प अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, जबकि पृथ्वी पर ठोस अवस्था में होता है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए आप, नाभिक के बाद फोटोमंडल, फोटोमंडल के बाद वर्णमंडल। फोटोमंडल की चौड़ाई कम होती, वर्णमंडल की चौड़ाई ज्यादा होती। इसका ताप सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इसका ताप और सबसे कम ताप होता वर्णमंडल का। अभी आपको मैंने एक नियम बताया कि उच्च ताप पर कोई पदार्थ जिन रंगों का उत्सर्जन करता है, निम्न ताप पर उन्हीं रंगों का अवशोषण कर लेता है। इस नियम को ध्यान रखना, तब आपको ये समझ में आएगा। तो सूर्य का ये हुआ कि सूर्य की संरचना कैसी है। अब सामान्यतः सूर्य से प्रकाश वर्णमंडल में से भी निकलता है और फोटोमंडल में से भी निकलता है। नाभिक से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता। रंग कहां से आए? तो इसमें जो धातुएं और गैसों का मिश्रण है, धातुओं की वाष्प और गैसों का मिश्रण है, जो उच्च ताप पर है, वो विभिन्न रंगों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ वर्णमंडल से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है और फोटोमंडल से भी। लेकिन सामान्यतः, मतलब प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, सामान्यतः फोटोमंडल वाला प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, वर्णमंडल वाला नहीं पहुंच पाता। इसको ध्यान से समझिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि सूर्य में जो प्रकाश है वो फोटोमंडल से भी उत्सर्जित होता है और वर्णमंडल से भी
पहुंच पाता, इसका मूल कारण है कि फोटोमंडल से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूरी तय करता है, और वर्णमंडल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी कम होती है, वो कम दूरी तय करता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा होने के कारण वही प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है जिसकी तीव्रता ज्यादा हो। तो चूंकि फोटोमंडल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, इसलिए वही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, वर्णमंडल वाला नहीं पहुंच पाता। दूसरी चीज ध्यान दें, यहां पर वही चीजें उच्च ताप पर रखी है जो यहां पर निम्न ताप पर है। यहां भी धातु की वाष्प और गैसों का मिश्रण है, यहां भी है, यहां भी है। तो ध्यान देंगे आप, वर्ण फोटोमंडल से निकलने वाले प्रकाश, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वही धातु है और वही गैस है, इधर पर भी है, कम ताप पर है। तो यहाँ पर कुछ प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। तो जो प्रकाश यहाँ से यहाँ आया, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। फोटोमंडल से निकलने वाला प्रकाश जब बाहर वर्णमंडल में आएगा, तो वर्णमंडल में वही धातु की वाष्प और गैसों का मिश्रण इससे कम ताप पर, तो वही धातुएं जो उच्च ताप पर रंगों को उत्सर्जन कर रही थी, यहाँ पर उनमें से कुछ का अवशोषण कर लेंगी। तो उन अवशोषित रंगों की जगह पर काले रंग की पट्टियां प्राप्त होने लगेंगी। फिर आगे चले तो वायुमंडल पड़ा पृथ्वी का, वायुमंडल में भी वही गैसें हैं जो इसके अंदर भरी है, ये और कम ताप पर है, तो यहाँ पर इनमें और अवशोषण हुआ प्रकाश का, तो यहाँ काले रंग की पट्टियों की संख्या बढ़ गई। यानी हमको पृथ्वी पर जब ये फोटोमंडल वाला प्रकाश पहुंचा तो काले रंग की पट्टियों की संख्या बढ़ गई। ये जो काले रंग की पट्टियां हैं, इनकी खोज की थी फ्राउनहोफर नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इनका नाम दे दिया गया फ्राउनहोफर रेखाएं। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम में मिलने वाली काले रंग की पट्टियां या काले रंग की धारियां जो हैं, वो फ्राउनहोफर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या कहाँ बढ़ जाती है? तो आप देखें, फोटोमंडल से निकलने वाला प्रकाश जब वर्णमंडल में से गुजरता है, तो वर्णमंडल में वही धातु की वाष्प और गैसों का मिश्रण कम ताप पर है जो फोटोमंडल पर ज्यादा ताप में। यहाँ पर कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, और जब ये प्रकाश आगे जाता है तो वायुमंडल में यही गैसें जो इसके अंदर भरी है वो और कम ताप पर होती है, तो यहाँ पर और अवशोषण हो जाता है, तो फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो हमको यहाँ पर काले रंग की पट्टियों के साथ स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, तो क्या हो जाता है कि दूरी कम होने से वर्णमंडल वाले प्रकाश पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी ज्यादा होने के कारण ये नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो गई, तो वर्णमंडल वाला प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंचने लगा। तो क्या फायदा हुआ? देखिएगा आप जरा, यहां से निकल रहा था प्रकाश, तो पहले यहां अवशोषण हो रहा था, तो काले रंग की पट्टियों की संख्या बढ़ गई। फिर यहाँ अवशोषण हो रहा था, तो काले रंग की पट्टी यानी फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या बढ़ गई यहाँ पे। अब मान लीजिए सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल वाला प्रकाश यहाँ पहुंचा, तो अवशोषण सिर्फ कहाँ पर होगा? वायुमंडल में। यहाँ से निकलने वाले का यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, तो फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन जब सूर्य ग्रहण के समय इसके और इसके बीच की दूरी कम थी, तो वर्णमंडल वाला ही प्रकाश पहुंचने लगा, तो क्या हुआ कि फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या कम हो गई, क्योंकि अवशोषण सिर्फ वायुमंडल में हुआ। इतनी बात समझ में आई? हमेशा ध्यान रखिए कि सौर स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। हमको सूर्य का जो स्पेक्ट्रम पृथ्वी पर प्राप्त होता है वो हमेशा सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन वो काले रंग की पट्टियां साथ में प्राप्त होती हैं,
जिन्हें फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सूर्य 3 नाभिक फोटोमंडल वर्णमंडल 3 स्तरों से मिलकर बना है। दूसरी बात, फोटोमंडल वाला प्रकाश ही सामान्यतः पृथ्वी तक पहुंचता है, वर्णमंडल वाला नहीं पहुंचता। कारण, फोटोमंडल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंच पाता है। वर्णमंडल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होती है, वो सामान्यतः पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। फोटोमंडल से निकलने वाले प्रकाश का वर्णमंडल में और वायुमंडल में अवशोषण होता है। कुछ रंगों का उनकी जगह पर जो काले रंग की पट्टी मिलती है उन्हें फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। खोज की थी फ्राउनहोफर नाम के वैज्ञानिक ने। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होने के कारण कम तीव्रता वाला वर्णमंडल का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि अब अवशोषण सिर्फ वायुमंडल में हो रहा है। हमको पृथ्वी पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सूर्य का, वो हमेशा सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सूर्य से श्वेत प्रकाश का उत्सर्जन होता है और हमको यहाँ पर लगातार 7 रंग प्राप्त होते हैं। ये इस सौर स्पेक्ट्रम फ्राउनहोफर रेखाओं का प्रमुख रूप से वर्णन है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे स्पेस साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। किन्हीं कारणोंवश यदि आप हमारे स्पेस साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अपनी गलती में सुधार कर लें। हमने प्रण किया है कि हम विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, सतत प्रयासरत है, इसलिए हमने दायरा बढ़ा लिया है और अब हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे पास जितने संसाधन होंगे हम सभी संसाधनों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पालकों, अभिभावकों, माता पिता सभी से आग्रह है कि माता पिता, अभिभावक और पालक अपने पाल्य यानी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चे अपने स्वयं के भविष्य के निर्माण के लिए हमारे स्पेस साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें और आपके काम की जो विषय वस्तु है उसकी लिंक पर जाकर क्लिक करें और वीडियो का अवलोकन करें। ध्यान दीजिए, वर्तमान में सिलेबस कम कर दिया गया, तो कम सिलेबस के अनुसार आपको अध्ययन करना है। लेकिन हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, जब हमें बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना होगा, तब हमें सिलेबस पूरा आएगा। तो हमारे लिए अध्ययन की सामग्री अनमोल होती है, इसलिए सभी सामग्रियों का अध्ययन करें। ध्यान दें, गलती में अगर आपसे हो गई हो तो सुधार कर लें। हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं और नमस्कार।